थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में मीन्स थर्मोडायनामिक्स इन केमिकल इक्वेशन। अब थर्मोडायनामिक्स केमिकल इक्वेशन में क्या होगी, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है उसमें जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी, एब्जॉर्ब हो रही है, रिक्वायर्ड है, वट एवर एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, दीज आर नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, या हम इसको कहें कि इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है H2 प्लस हाफ O2, दिस गिव्स H2O। H2 और O2 से मिलकर के H2O बना है और साथ में डेल्टा H की वैल्यू दी है -286 किलो जूल। तो अब इसके आगे वाले पोर्शन में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी इंथैल्पी यूज होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंथैल्पी में हम पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कोई भी कंपाउंड जब अपने मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया C+H2 गिव्स CH4, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HF लिखा होता है कहीं पर, या डेल्टा F लगा के H लिखते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, डेल्टा HF यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन -286 किलो जूल। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम CO2 समझ लें, CO2 का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन क्या लिखनी पड़ेगी हमें, CO2 का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन हम लिखेंगे C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है -393 केल्विन। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होगी। मीन्स जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो कंपाउंड के फॉर्म होने में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज कार्बन पहले फ्री स्टेट में था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में एनर्जी ज्यादा होती है। जब वो कंबाइंड हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मींस अभी इन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब प्रोडक्ट इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट इंथैल्पी आपको इसमें करना है। अब आप कहेंगे हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे। ऊपर वाली रिएक्शन देखो, C+H2 गिव्स CH4, CH4 की इंथैल्पी होगी -286। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी एलिमेंट स्टेट में हो या कोई भी मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, जैसे जिसमें वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन C के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कार्बन की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, 0 होगी। जबकि CH4 बन रहा है तो CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन है -286। तो आप टोटल हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का है -286, रिएक्टेंट का 0, तो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो गई, -286 किलो जूल। हम सबकी यही होगी? नहीं, इस रिएक्शन की, पर्टिकुलर इस रिएक्शन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो आगे जो अलग अलग रिएक्शन आएंगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, C&H2 की 0 क्यों हुई? C&H2 की इसलिए 0 हुई कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में हो या अपने नेचुरल अकरिंग स्टेट में होता है तो उसकी हमेशा 0 होती है। जैसे सोडियम है वो हमेशा Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो Na की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, क्योंकि वो बन नहीं रहा है ना, वो नेचुरली उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स बनने की एनर्जी, तो इसलिए 0।
जैसे ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो O2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, लेकिन H2O कंबाइंड होके बन रहा है, तो H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। जो रिएक्टेंट साइड में होगा उन सबका 0 होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट आपकी है इंथैल्पी ऑफ कंबर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की इंथैल्पी ऑफ कंबर्जन। कंबर्जन मीन्स होता है बर्न करना। ठीक है, बर्न करना। आप किसी भी कंपाउंड को अगर बर्न करते हैं और अगर उसमें कार्बन होगा तो CO2 प्लस H2O निकलता है। द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न इन एयर। CH4 को आपने बर्न किया, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे जो डेल्टा H लिखा है -890 किलो जूल, ये कहाँ से आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहाँ से आया है, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे ना मैथमेटिकल पार्ट मैंने लिया नहीं है, 1 मिनट। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है हमने, क्या रिएक्शन लिखी थी? अगर मैं आपको बात करूँ C प्लस O2 गिव्स CO2, और मैंने आपको कहा कि इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -393 किलो जूल। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए H2 प्लस O2, दिस गिव्स 2H2O, और इसके लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है -286 किलो जूल। ठीक, ये क्या है? ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। CO2 बन रहा है C प्लस O2 से और H2O बन रहा है H2 प्लस O2 से। क्लियर? ठीक, अब मैंने कहा कि कोई भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो, एलिमेंटल स्टेट में हो या फिर नेचुरली अकरिंग स्टेट में, नेचुरली मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, मीन्स जैसे ये कार्बन हमेशा सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में है और हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में होता है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट ऑफ कंबर्जन की, और जब हम हीट ऑफ कंबर्जन की बात कर रहे हैं तो हमने एक रिलेशन लिया, एक इक्वेशन ली। क्या, कौन सी इक्वेशन ली थी हमने? CH4 प्लस O2, दिस गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस है क्या इक्वेशन? बैलेंस जरूर करनी पड़ेगी हमें। बैलेंस कर ली हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसके लिए जब हम डेल्टा H निकालेंगे, जो आपको वैल्यू दी है, तो वो क्या आएगी? डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? ये रिएक्शन मैं दोबारा लिख देती हूँ। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब डेल्टा H प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट में है CO2 और 2H2O, तो डेल्टा H ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा H ऑफ H2O, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा H ऑफ CO2 सॉरी CH4 प्लस डेल्टा H ऑफ O2। ऐसे मैं लिख सकती हूँ क्या इस इक्वेशन को? यस मैम। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा H ऑफ O2। अब यहाँ पे CO2 की होती है -393 किलो जूल प्लस 2 इंटू H2O की होती है माइनस, कितनी होती है? 890, 285। नहीं, ये तो CH4 की है शायद 285। H2O की कितनी बताई सृष्टि? 890 होती है मैम।
नहीं, चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं 180 कुछ होती है शायद। स्क्रीनशॉट ले रखे है ना। अच्छा एक मिनट रुको, 180 किलो जूल के आसपास होती है H2O की। ठीक है, ये इक्वेशन क्योंकि मैंने अभी तक बताई नहीं तुम्हें, H2 + O2 बताई थी क्या? बताया था H2 + O2 वाला? CO2 था। ये है -286। ओके ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये है 286। ठीक, माइनस CH4 की कितनी है? CH4 की लिखी है कहीं पे मैंने? यहाँ -286 ही लिखा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम -286 ही लिख लेते हैं। -286 किलो जूल। आपको वैल्यू से नहीं, आपको समझ में तो आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा H ऑफ O2 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? O2 की कितनी होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन? 0। O2 की होगी 0, एलिमेंटल स्टेट में है क्योंकि। ठीक, तो ये आ गया -393 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, कितना आ गया? 572 किलो जूल, माइनस और माइनस हो गया प्लस 286। ठीक, यानी कि आ गया -393 और -286, टोटल कितना हो गया? इसको प्लस करना बच्चों, कितना हो गया? 9, 7 और 6 किलो जूल। ठीक, यानी कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा H ऑफ कंबशन ये कितना आ गया? -679 किलो जूल। अब यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो आपकी वेरी कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स किसी भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? एसिड प्लस गेस, हाँ एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट फॉर्म होता है। 1 मोल ऑफ एसिड व्हेन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बेस या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस, देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। और इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी या जो भी चेंज होगा, रिक्वायर भी हो सकती है, जनरली रिलीज होती हैं, तो जितनी भी एनर्जी चेंज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? ये टर्म आपको पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, बस आपको क्वेश्चन जो हैं वो हीट ऑफ फॉर्मेशन से आता है। नेक्स्ट ये दोनों चीजें भी आप देख लो। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, किसी भी आप 1 मोल सॉलिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्वस में आ जाएगा NaCl, और जो एनर्जी उसमें रिलीज होगी, जो चेंज इन एंथैल्पी होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ये सिर्फ टर्म है ताकि आपको ध्यान रहे। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस, जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें आप पानी मिला देते हैं तो वो गर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जितनी भी हीट रिलीज हो रही है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये कोई बहुत ज्यादा इसमें, हाँ इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि। नेक्स्ट आपका आता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो आपको पता ही है कि जब कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, ये ऊपर यहाँ देखना डेफिनेशन अलग लिखी हुई है और नीचे एग्जाम्पल अलग दिया है, आप इसको ठीक कर देना। ठीक, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, और यहाँ पर लिक्विड की जगह सॉलिड और यहाँ पे इसकी जगह पे लिक्विड, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में आप इसी तरीके से लिख सकते हो अपने आप,